नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे उन तमाम बड़े एजेंडास को जो दिन भर में रहेंगे फोकस में। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले आज का एजेंडा में सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर हुए रवाना। रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने कहा यह दौरा साझेदारी और विविधता को मजबूत करने का अवसर करेगा प्रदान। प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। जो बाइडेन के साथ वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर होगा फोकस। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की भी करेंगे अगुवाई। प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक दौरे को लेकर अमेरिका के लोगों में खासा उत्साह। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। विभिन्न समुदायों से लेकर हर पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता। और पुणे में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में साक्षरता, बहुभाषावाद और शिक्षकों की क्षमता निर्माण के संबंधों पर होना है मंथन। वहीं महाबलीपुरम में G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक में कार्बन कटौती पर किया गया गहन विचार विमर्श। गोवा में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक जारी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के एजेंडे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहा हूं। मैं न्यूयॉर्क में अपनी यात्रा शुरू करूंगा, जहां मैं 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसके बाद मैं वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करूंगा, जहां राष्ट्रपति बाइडेन से मेरी मुलाकात होनी है। ये यात्रा हमारे साझेदारी की गहराई और विविधता और को समृद्ध करने का अवसर होगी। भारत अमेरिका के संबंध बहुआयामी हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों में जुड़ाव गहरा रहा है। हम दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ राजकीय भोज में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अपनी यात्रा के दौरान मैं अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करूंगा। मुझे विश्वास है कि अमेरिका की मेरी यात्रा लोकतंत्र की विविधता और स्वतंत्रता के साझा मूल्यों पर आधारित हमारे संबंधों को मजबूत करेगी। मैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर वॉशिंगटन डीसी से काहिरा की यात्रा करने वाला हूं और मैं मिस्र की राजकीय यात्रा पर जाने को लेकर उत्साहित हूं। ये यात्रा मिस्र में तेजी से विकसित हो रही हमारी साझेदारी का प्रतिबिंब है। मैं हमारी सभ्यतागत और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ अपनी चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे मिस्र में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, जब हम लोकतंत्र के स्तंभ का जिक्र करते हैं, ऐसे में दोनों देश अपने आप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले देश है। जब हम बात अमेरिका और भारत की करते हैं, और कई मायनों में ये यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। साफ तौर पर एक नए लेवल पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को, दोनों देशों के जो ये राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी केमिस्ट्री भी अभूतपूर्व। बिल्कुल आंचल, और देखिए कितनी आतुरता से प्रतीक्षा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन यात्रा का। और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे इंडियन अमेरिकन हो, अमेरिकी सांसद हो, वहां विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोग हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो अमेरिका के, उनके जो बयान लगातार आ रहे हैं, जिस तरह से वहां स्वागत की तैयारियां चल रही है। हम जानते हैं कि पीएम मोदी का ये 8वां अमेरिका दौरा है और शायद ही
इतनी आतुरता से इतने स्वागत की तैयारी इससे पहले, तो ये दर्शाता है कि भारत अमेरिका संबंध किस दौर से गुजर रहा है। और इस दौरे को कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल ये विजिट होने वाला है, एक नए कक्ष में, नए ऑर्बिट में। इसके बाद भारत अमेरिका के जो रणनीतिक सामरिक संबंध है वो जाने वाले हैं। उस लिहाज से बेहद ही अहम यात्रा। और इससे पहले जो इसकी तैयारियां भी आप देखिए, अमेरिका के रक्षा सचिव हो, चाहे उनके एनएसए की विजिट हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की विजिट हो, तो इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए पहले से ही चाहे भारत की तरफ से चाहे अमेरिका की तरफ से जो हाई लेवल विजिट्स हुए हैं, जिस तरह से वहां स्वागत की तैयारियां, चाहे जो डिनर की राष्ट्रपति बाइडेन उनको डिनर देंगे, चाहे उपराष्ट्रपति ने उनको लंच पर जो आमंत्रित किया है, जिस संख्या में जो वहां के प्रोमिनेंट सिटीजन्स मुलाकात करने वाले हैं, सीईओ बड़ी कंपनियों के मुलाकात करने वाले हैं, तो सिर्फ सिंबोलिज्म में नहीं, सिर्फ प्रतीकों में नहीं, परिणामों को भी लेकर अगर कहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। और इसके बाद एक कह सकते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों के बिल्कुल ही एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होने वाली। अच्छा, और साथ ही सुधाकर, कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार इस यात्रा में होने वाली हैं, जहां पर करीबन 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री के स्वागत में दी जाएगी। 7,000 से ज्यादा जो अमेरिकी हैं वो उनका स्वागत करने वाले हैं। साथ ही साथ पहली बार होगा कि जो यूनाइटेड नेशंस का लॉन है उसमें लोग, जो तमाम 180 देश हैं, उन्हें योग सिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो दोनों ही देशों के लिए कई चीजें पहली बार हो रही हैं। खास तौर पर भारतीय समुदाय तो उत्साहित है ही, वहां पर जो तमाम सांसद हैं जिनके हम लगातार बाइट्स भी दिखा रहे हैं बुलेटिन में, उनका उत्साह भी देखते ही बनता है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये भारत के प्रति जो अमेरिका का झुकाव है, ये बीते 8-9 वर्षों में जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। आज दुनिया में किसी भी चुनौती के सामना की बात होती है तो भारत के नेतृत्व की याद आती है। आज चाहे पर्यावरण की चुनौती हो या कोविड जैसी चुनौती की अगर बात आती है, अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर कोई बैलेंस दे सकता है, संतुलित कर सकता है इस क्षेत्र को, तो वो भारत है। आज ग्लोबल साउथ के लीडर की अगर बात आती है तो वो भारत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत न सिर्फ तकनीक के मामले में, बल्कि एक तरह से भारत जो लगातार इस बात को रख रहा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो उस संदेश के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच, ये पीएम मोदी के शब्दों में ही कहे तो ये लोकतंत्र की साझेदारी है, ये विविधता की साझेदारी है, ये स्वतंत्रता की साझेदारी है। और एक स्वाभाविक साझेदार के तौर पर दोनों ही देश सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर पहली बार होगा कि जब यूएन में जो योग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 190 देशों से भी ज्यादा के प्रतिनिधि, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व होगा। भारत का जो ये सॉफ्ट पावर है, भारत की जो ये ताकत है, मानवता की, योग की जो ताकत है, 2014 में जिस तरह से ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ इसको स्वीकार किया गया था, और किस तरह से दुनिया में बीते 9 वर्षों में इसका प्रसार हुआ है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन आज होगा। और सिर्फ हेल्थ की नहीं बात, बल्कि वेलनेस का एक मैसेज, एक संदेश पीएम मोदी न्यूयॉर्क से दे सकेंगे, एक जिसके लिए योग के बारे में कहा जाता है कि 0 प्रीमियम का ये हेल्थ एश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो एक संदेश पीएम मोदी दे सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ 21वीं सदी में भारत अमेरिकी साझेदारी दुनिया के कल्याण के लिए काम आया। दुनिया में जो अस्थिरता है उसको कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाए, इस लिहाज से भी। और भारत जिस विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, हम जानते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रोड मैप को लेकर बहुत बातचीत आगे बढ़ने वाली है। इसी साल इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर भारत और अमेरिका ने पहल की है, तो उसमें किस तरह की क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, इस तरह के क्षेत्रों में किस तरह से साझेदारी की गुंजाइश। और जाहिर तौर पर व्यापार निवेश की बात हो, जो हम करीब $200 बिलियन पहुंच गए हैं, या फिर जो करीब 5 मिलियन माफ कीजिएगा जी, जो इंडियन अमेरिकन है, तो वो एक तरह से
भारत और अमेरिका के संबंधों की धुरी है, तो निश्चित तौर पर कई नए आयाम जुड़ने वाले हैं। और जो केमिस्ट्री आप बात कर रही थी आंचल, बीते कुछ महीनों में वो केमिस्ट्री दिखी है, ये एक तरह से बहुत और भी प्रगाढ़ होने वाली है। वो तस्वीरों में भी हमको इस बार दिखाई देगी। अच्छा। और ये जो हम केमिस्ट्री का जिक्र लगातार कर रहे हैं सुधाकर, इसकी एक झलक हमने जापान में भी देखी थी, जब खुद जो बाइडेन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए थे और कई ऐसे मौकों पर ये केमिस्ट्री हमको दिखाई दी है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से दो राष्ट्राध्यक्षों का इतना अनौपचारिक तौर पर मिलना, क्योंकि एक प्राइवेट डिनर होस्ट भी किया जाएगा प्रधानमंत्री के स्वागत में व्हाइट हाउस में, ये किस नए आयाम की तरफ दोनों देशों के रिश्तों को लेकर जाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। आप उस वक्त को भी याद कीजिए जब ये कहा जा रहा था कि जो बाइडेन सत्ता में आएंगे तो पता नहीं भारत अमेरिकी संबंध किस तरह से होंगे, लेकिन पहली बार उन्होंने ही पीएम मोदी को स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया, तो वो किस तरह से आतिथ्य के लिए तैयार है। और जाहिर तौर पर उनके डिनर मेन्यू में भी वो तमाम चीजें होंगी ताकि पीएम मोदी एक आश्वस्ति के साथ इस दौरे से वापस जाए। अब वो तस्वीरें हमको भी याद, आप देखिए G20 बाली में जब हुआ था, जब एक सैल्यूट जो बाइडेन ने पीएम मोदी को किया था, चाहे पीछे से उनका आके पीएम मोदी को गले लगाने की बात हो, या उनका ये स्टेटमेंट कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, उन पर किस तरह के दबाव पड़ रहे हैं स्टेट डिनर में आमंत्रित करने के लिए तमाम ऐसे लोगों की, तो ये सारे बयान इस बात का रिफ्लेक्शन है कि वो भी इस बात को समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज जिस दुनिया की वो वकालत करते हैं, जिस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, एक लोकतांत्रिक, एक मानवतावादी सोच, और वो उनको लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के मुद्दों को हल करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, और उसमें भारत अमेरिकी साझेदारी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, हर क्षेत्र में आपसी हितों के लिहाज से भी और दुनिया के मुद्दों को हल करने के लिहाज से भी। तो निश्चित तौर पर एक अहम पड़ाव पर यह संबंध है, उसको और एक तरह से और मांझने की किस तरह से जरूरत है, एक रोडमैप के साथ किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है, चाहे $500 बिलियन का जो लक्ष्य व्यापार निवेश के क्षेत्र में रखा गया, चाहे हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, स्पेस की बात हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो, तमाम जो अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी इस साझेदारी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत कुछ सब्सटेंस भी मिलने वाला है इस यात्रा के दौरान। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं एक विजुअल ट्वीट साबित हो सकती है हर किसी के लिए, क्योंकि इस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है आज के एजेंडे में। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। अरे बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद सबका स्वागत आज के एजेंडे में। और बात करते हैं पुणे में चल रही G20 कार्य समूह की बैठक की, जिसकी अंतिम बैठक आज से शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्य समूह की बैठक की थीम है मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना। बैठक में G20 के सदस्य देशों, यूनेस्को, यूनिसेफ, OECD जैसे संस्थानों के 85 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 22 जून को G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक के साथ शिक्षा कार्य समूह की बैठक का समापन होगा। 15 देशों के शिक्षा मंत्रियों की इस बैठक में भागीदारी होनी है। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक से पहले कल पुणे के सावित्रीबाई
फुले यूनिवर्सिटी में मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह और विभिन्न G20 देशों के प्रतिनिधियों ने सेमिनार को संबोधित किया। और G20 की इस शिक्षा से जुड़ी बैठक पर बात करने के लिए हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता निशांत सौरभ। तो निशांत, जब हम मिश्रित शिक्षा और जो ज्ञान संख्या को सुनिश्चित करने का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम डेलीगेट्स मौजूद हैं, किस तरह का खाका खींचा जाएगा ताकि जो इस लेवल की शिक्षा है, जब हम बिल्कुल शुरुआत की लेवल की बात करते हैं, उसको और सुदृढ़ मजबूत बनाया जा सके आने वाले भविष्य में? जी देखिए आंचल, अगर बात करें तो जो थीम है एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग की, वो है मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये इसका थीम है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की अगर बात करें तो जो स्कूलों में बच्चे जो पढ़ते हैं वो समझ के साथ पढ़ सके और अच्छे से जो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उसको लिख सके आसानी से। संख्या ज्ञान यानी जो बेसिक जो साधारण जोड़ घटाव जैसी चीजें होती है वो कर सके। तो वो जो समझ के साथ पढ़ना उसको फाउंडेशनल लिटरेसी यानी मूलभूत साक्षरता कहते हैं। तो अभी जो स्थिति है भारत समेत दुनिया भर में वो काफी संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि अगर विकासशील देशों की बात करें तो 50% से अधिक बच्चे, ये यूनेस्को का डाटा है कि 50% से अधिक बच्चे अभी भी मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान से वंचित हैं। मतलब वो भले वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कक्षा 3 के बाद कक्षा 5 में भी चले जाएं, लेकिन वो जो सामान्य सा जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते हैं और समझ के साथ पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। और जो थीम है मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, मिश्रित शिक्षा कहने का मतलब अब जो कोरोना के बाद हमने देखा आंचल कि शिक्षा मिश्रित हो गई है, यानी ब्लेंडेड मोड। ब्लेंडेड मोड कहने का मतलब ऑफलाइन मोड में भी क्लासरूम में भी कक्षाएं चल रही हैं और ऑनलाइन मोड में भी चल रही हैं। तो जब दोनों तरह से पढ़ाई हो रही है तो उसके संदर्भ में कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान बच्चे हासिल कर सके, क्योंकि बच्चों का जो 80% से अधिक मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 6 साल की उम्र तक हो जाता है, 80% विकास। तो ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चों को जो पढ़ाएं कक्षा 3 तक वो समझ के साथ पढ़ सके। ऐसा नहीं कि रटंत की तरह वो पढ़े और वो बाद में भूल जाए, तो उससे जो भविष्य की जो शिक्षा है वो अच्छे तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात है और जो भविष्य की जो शिक्षा है उसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे का चूंकि मस्तिष्क का विकास हो जाता है 6 साल की उम्र तक, इसलिए बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, रोचक तरीके से, फन बेस्ड लर्निंग, खेल कूद के जरिए, खिलौनों के जरिए, इस तरह से जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए उस पर फोकस होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से सीख सके। तो इसी के मकसद से भारत सरकार ने जो कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए यानी फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी लेकर आई है, जिसे जादुई पिटारा नाम दिया गया जी। यानी कि बच्चे जो खेल कूद एक्टिविटी बेस्ड प्ले के जरिए पढ़ाई कर सके। निशांत, इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि संख्या को मजबूत करने के लिए आपका मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक मैथ्स जो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, अब हमने देखा कि स्कूल इसे अपने करिकुलम में भी शामिल कर रहा है। उस लिहाज से जो पुरानी पद्धतियां हैं, खासतौर पर आपकी संख्या की संरचना को मजबूत करने के लिए दिमागी तौर पर, उस लिहाज से कैसे पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा, क्योंकि तमाम अन्य देशों के डेलीगेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये जो अगर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात हो रही है तो उसके लिए जो आपके करिकुलम में और पाठ्यक्रम में बिल्कुल इस तरह से बदलाव करने होंगे, जैसा आपने वैदिक गणित की बात कही या इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसकी चर्चा होती है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसके जरिए भी बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि जो प्राचीन तरीके से पढ़ाई होती थी उस पद्धति से पढ़ाया जाए तो बच्चों में एक आसानी से समझ विकसित होगी। और यही वजह है कि 6 साल तक के बच्चों को के लिए सरकार ने एक बाल वाटिका नाम के से भी कक्षाओं की शुरुआत की है, जो कि देश के पहले, आपको मालूम है आंचल, कि
जो प्री स्कूलिंग यानी प्ले स्कूल होते थे वो अलग से चलाए जाते थे। सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा नहीं होती थी। अब सरकार ने नई शिक्षा नीति आने के बाद जो सरकारी स्कूल, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, देश के तमाम केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका नाम से प्ले स्कूल की शुरुआत की गई, जहां इस तरीके से पारंपरिक के अलावा जो खेल कूद के जरिए बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की गई है ताकि वो समझ के साथ पढ़ सके। तो भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चे मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर सके। ये भारत सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री ने भी खुद कहा है कि इसे एक मिशन मोड में हम चलाएंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को एक मिशन, राष्ट्रीय मिशन के तौर पर लिया जाएगा और इसी के मकसद से जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस है और 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही गई है। और G20 देशों की बात करें तो तमाम G20 देशों ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि वो आने वाले 10 साल में यानी 2033 तक अपने यहाँ मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लेंगे, ये लक्ष्य तय किया है। तो ये तमाम ये जो ऐसे विषय हैं, इस पर तमाम जो G20 देशों के प्रतिनिधि जब बैठेंगे और जब मंत्री आएंगे तो वो इस पर चर्चा करेंगे। निशांत, इन सबको हासिल करने के लिए शिक्षकों का रोल बहुत अहम हो जाता है। उनकी जो प्रशिक्षण है वो किस तरह से, जब हम इस तरह के नए मॉडल्स को अपनाने की बात करते हैं या पुरानी पद्धतियों को दोबारा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें लाने की बात करते हैं, जो टीचर्स है उनकी ट्रेनिंग किस तरह से करवाई जाएगी, उसको लेकर कुछ बातें इस बैठक में हुई होंगी, वो आप हमसे साझा कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर अभिभावकों का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आंचल, क्योंकि अभी जो यहाँ पर सेमिनार का भी आयोजन हुआ और जो तमाम जो प्रतिनिधियों ने चर्चा की उसमें एक मुद्दा ये भी था, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। मतलब शिक्षकों का क्षमता निर्माण और उनकी ट्रेनिंग। अगर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हासिल करना है तो उसमें शिक्षकों का रोल निश्चित तौर पर अहम होगा। तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है, दीक्षा प्लेटफॉर्म है, जहां पर तमाम जो डिजिटल फॉर्म में तमाम उनके लिए कंटेंट मौजूद हैं शिक्षकों का, और देश के लाखों शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है कि वो कैसे बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इंश्योर करने के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग बच्चों को सिखाएं, फन बेस्ड लर्निंग सिखाएं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएं। तो उसके लिए शिक्षकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम चल रहा है और पेरेंट्स की भूमिका, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका होगी और कम्युनिटी की भी भूमिका होगी, समुदाय की भी भूमिका होगी। तो इसके लिए ये भी एक बात कही गई है कि जो आपके समाज में जो शिक्षित है, मान लीजिए एक कोई शिक्षित है, वो ये ठान ले कि हम अपने आसपास के एक बच्चे को ये शिक्षित करें और उनको अच्छे से सिखाएं कि वो कैसे बेहतर तरीके से समझ के साथ पढ़ सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो समाज की भागीदारी, परिवार की भागीदारी और शिक्षकों का रोल तो अहम है ही। तो इन सब की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा और ये तमाम ऐसे पहलू हैं। उसके अलावा आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा जो बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन और उनका हेल्थ, क्योंकि बच्चे जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, उनका पोषण सही नहीं होगा, तब तक वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बच्चों के पोषण पर और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की बात कही गई है, ताकि वो जो पढ़ें वो अच्छे तरीके से पढ़ें और समझ के साथ पढ़ सकें। तो ऐसे तमाम पहलू हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपकी भविष्य की शिक्षा, आपका भविष्य का कैरियर सब इसी बात पर निर्भर करता है कि आप बचपन में किस तरह से समझ के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके फ्यूचर के लिए ये एक काफी महत्वपूर्ण विषय है और इस पर तमाम प्रतिनिधि इस G20 की कार्य समूह की बैठक के दौरान चर्चा कर रहे हैं। होलिस्टिक लर्निंग के इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी लिहाज से जो बैठक चल रही है बहुत अहम है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा निशांत, आगे भी आपसे हम इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम इनपुट्स को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं G20 की एक और बैठक की जो कि गोवा में चल रही है। तो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक गोवा में है। 22 जून तक इस बैठक में G20 देशों के जो तमाम पर्यटन मंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री की ओर से क्रूज टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म, प्लास्टिक इनिशिएटिव और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण जो तमाम पहले हैं उन पर साइड इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक के दौरान सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप भी पारित किया जाएगा। भारत के G20 टूरिज्म ट्रैक के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप
5 इंटरकनेक्टेड प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम कर रहा है। और फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।